इसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी दो कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक इको है या एको है जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएं हैं, कहानियां हैं ना, बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा। डोरेमोन आ रहा है, मैं उसकी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है, मुझे उसमें ज़्यादा रुचि है, आपकी कहानी में कम रुचि है। लेकिन आज से एक दो पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एको होती है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें। तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है, वो कहानी ये कहानी है। तो क्या कहानी है सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहां से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के। उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है, उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी है। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको। और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहां भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहाँ भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा है, तो स्मार्ट, सुंदर तो होगा ही होगा। बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम है, जबकि हम होते नहीं उसकी वजह, तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था। इतना सुंदर। तो जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई, अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आपको नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा। सम्मान के साथ मना कर दीजिए। पर कुछ लोगों से मज़ा नहीं आता, उनको मज़ा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा है कभी? अरे भाई, अपनी औकात में रह के सपने देखा कर। अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे, मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। पर आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था।
किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था, क्योंकि कहानी में ये भी आता कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसने तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, तुम्हें शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी, वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली, उसका नाम था एको या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हो, बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी। एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैंक। हाँ, प्रैंक कर दिया, उसके साथ प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ है, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तू मेरे साथ प्रैंक करेगी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तो श्राप यहां नहीं होता, वहां भी होता था श्राप, हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। श्राप कहती है, दो श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको की कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया है उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है, इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अलग हो गया, इसके दोस्त कहीं चले गए, गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहा जंगल में, वहीं इको घूम रही थी। उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, और अब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है। ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है भी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा कौन है। उसने क्या कहा, कौन है, क्योंकि बोल नहीं सकती। इसको लगा अजीब, पहली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा सामने आओ। उसने कहा सामने आओ। तब इसने कहा भाई इतना छुपने क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया, बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई, और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए। ऐसी दीवानी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बात बढ़िया चल रही है। उस उम्मीद में भाग गई, और जैसी पास आई तो उसने यूं कहा, रुको, दूर हो, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा, बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी इको क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये वाक्य जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी, और इसे धिक्कार के भगा दिया। उसका स्पर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया। ये अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई
एक देवी के पास, नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी एक देवी है उनके यहाँ। ये सहेलियां गई, उनका कि देखो ये जो लड़का है ना बहुत बदतमीज है, इससे हमारी सहेली का दिल दुखाया है, पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में, आप प्रतिशोध लो इससे। तो देवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं। और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से, पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। पर तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रख के, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। ये संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाएं, बहुत गहरा तालाब था। तो यहां लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा नीचे से पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। वैसे जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन इसने खुद को जान लिया, मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया। जैसी देखा, ये खुद दीवाना हो गया। अच्छा, इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझ जाए कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई। ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल ईको हुई थी इसके लिए, उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने यही कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। अभी बेचारा उससे कह रहा तुम कौन हो दोस्त, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मजे की बात है, एक लड़का एक लड़के से ही कह रहा है। और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। अंत ने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही है ईको। उसको खुशी हो रही है कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं तो ये जीवन बेकार है, और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला? अलविदा, फेयरवेल। और पीछे से ईको ने क्या कहा? अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। ईको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, इमॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि ईको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। इस नार्सिसिस नाम की टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में है, उन व्यक्तियों के लिए शब्द चल पड़ा नार्सिसिस्ट, और इस टेंडेंसी का नाम चल पड़ा नार्सिसिज्म। एक शब्द मनोविज्ञान में इकोइज्म भी चलता है, और एकोइज्म उनके लिए चलता है जो बहुत कमजोर किस्म के व्यक्ति हैं, जो किसी नार्सिसिस्ट को झेलते रहते हैं, उसकी हर बात को मानते रहते हैं, टॉक्सिक रिश्तों को झेलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हर दुख को पी जाते हैं। ये भी बुरी बात है। और ये तो नार्सिसिस्ट की कहानी
आपने देख ही ली।